हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखेंगे, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यहाँ पे है कार्बो, और कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। ध्यान से देखेंगे, कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। तो जहां पे कार्बन और H2O दोनों उपस्थित होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो होंगे, लेकिन ये बात ध्यान देना, इसका फॉर्मूला एक हो जाता है CX, और यहाँ पर H2OY हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इस फार्मूले पर जो व्यवस्थित हो जाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6। अब देखिए, इसको हम इस फार्मूला पर रख रहे हैं, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, हमें इसके बारे में जानना है। तो देखो, कार्बन है, हमने 6 लिख दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया H2O। अब H2O के आगे मैंने यहाँ पे लगा दिया 6। अब देखिए, 6 दूना के 12 और 6 एकम 6, मतलब ये जो ग्लूकोज है वो इनके फार्मूला पे बैठ रहा है। इसका मतलब बच्चों कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब बेटा आगे देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं फ्रैक्टोज, तो फ्रैक्टोज का भी फार्मूला वही होता है C6H12O6। तो अगर हम इसे भी इस फार्मूला पे रखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो इन सब बातों को पता है। जैसे सुक्रोज को लिख रहे हैं तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। तो हम इसको इस फार्मूला पे रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C12, और यहाँ पर होगा हमारा H2O, और यहाँ पे लिख देंगे 11। अब देखिए, 11 गुना के 22, 11 एकम 11, इसका मतलब कि सुक्रोज जो है वो भी इस सूत्र पे बैठ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इस फार्मूला पर तो बैठते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जैसे मैं आपको बता दूं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन इसका हम इस उपयोग में कर सकते हैं। कार्बन 2 बार है तो C2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, H2O हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो एक बात हमें पता है कि कुछ ऐसे भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इस फार्मूला पर बैठते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। अब हमें इन सब बातों को पता चल चुका है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा क्या होगी, हमें इसके बारे में जानना है। तो इसके जानने से पहले हमें ये पता लगाना होता है कि ग्लूकोज की संरचना कैसे बनती है, ग्लूकोज की आकृति कैसे होती है, तब तो हमें पता चलेगा कि इनका अपघटन होने पर ये क्या बनाते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो हम इस ग्लूकोज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। पहली बात तो आप पहचान करना सीखेंगे कि ग्लूकोज जब भी अपघटित होता है, ग्लूकोज का जब भी हम इसको खुली संरचना में बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लिख दिया मैंने, ऊपर दिखाई दे आपको, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने। अब देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता है C6H12O6। तो 6 कार्बन है, हमने 6 कार्बन को लिख दिया। अब ध्यान से देखना, जो ग्लूकोज होता है इसकी जो पहचान होती है ना बच्चों, इसकी पहचान एल्डिहाइड से होती है। जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड देता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे CHO, क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है वो मध्य में नहीं हो सकता, वो तो शीर्ष पे होगा या तो किनारों पर होगा। तो ये हो गया CHO, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखना, जो आपका साइड होगा उसके दाएं साइड आप लिखेंगे OH को, और इधर लिख देंगे H को। लेकिन जो तृतीय कार्बन होता है वो अपने स्थान को बदल देता है, तो यहाँ पर लिखेंगे H, और यहाँ पर लिखेंगे OH, यहाँ पर लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया H।
अब इस कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाता है CH2OH। तो बच्चों हमने इस चीज से ये सीखा कि ग्लूकोज को जब मैंने तोड़ा तो ग्लूकोज के टूटने से हमें मिल रहा है एल्डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखना। देखिए इसमें OH 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 3 से अधिक बार है। तुम्हें मैं बता चुका हूं कि जब अल्कोहल की मात्रा 1 होती है तो मोनो कहते हैं, अल्कोहल की मात्रा 2 होती है तो डाई कहेंगे, अल्कोहल की मात्रा 3 होगी तो ट्राई कहेंगे। अब अल्कोहल की मात्रा 3 से अधिक हो जाएगी तो बच्चों उसको पॉली कहते हैं। तो ध्यान से इसकी डिफिनेशन देखिए, ध्यान से देखो, इधर देखिए, वे पॉलीहाइड्रोक्सी जो जल में अपघटित होकर, वे पॉलीहाइड्रोक्सी जो जल में अपघटित होकर मतलब टूटकर पॉलीहाइड्रोक्सी के एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। फिर से सुनिए, वे पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें OH बहुत ज्यादा है तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी जो जल में अपघटित होकर, जल में अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी के एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया, इसमें OH बहुत ज्यादा है तो ये पॉली हो गया, तो OH बहुत ज्यादा है तो पॉली, तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी जो जल में अपघटित होकर मतलब जल में टूटकर अगर एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अब ध्यान से आगे देखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों, इसका नाम हो गया शर्करा, और एक होता है अशर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। तो शर्करा किसे कहेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के पॉट है, कार्बोहाइड्रेट्स के तो पॉट है शर्करा और ये उनका पॉट है अशर्करा। तो शर्करा किसे कहेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका स्वाद बच्चों मीठा होगा, जो जल में विलय होंगे और जिनकी आकृति क्रिस्टली होगी, उसे हम बोलेंगे शर्करा। फिर बात को नोट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स 2 भागों में बटे होते हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। तो शर्करा की डिफिनेशन क्या होती है, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका स्वाद मीठा होगा, जो जल में घुलेगा और जिसकी आकृति क्रिस्टली होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब आप इतना बात तो ध्यान दे रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स के 2 भाग हो गए, शर्करा और अशर्करा। तो बेटा इतना तो तुमने सीख ही चुका होगा कि जिस कार्बोहाइड्रेट्स के स्वाद मीठे होंगे, जो जल में विलय होगा और जिसकी आकृति क्रिस्टली होगी, वो क्या होगा, हमारा शर्करा होगा। जैसे में हमने ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी जो है, सबके स्वाद मीठे होते हैं, ये जल में विलय भी होते हैं और इनकी आकृति क्रिस्टली होती है, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलेंगे, शर्करा। जैसे में हम लिख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, फ्रैक्टोज भी होता है C6H12O6, ग्लूकोज फ्रैक्टोज का फार्मूला एक ही होता है। फिर होता है सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज। इन सभी की आकृति क्रिस्टली होती, जल में विलय होते, स्वाद मीठे होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। अब बात आती है सर जी की अशर्करा किसे कहते हैं। अशर्करा की डिफिनेशन होती है, अशर्करा की डिफिनेशन होती है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, या लिख सकते हैं कि अल्प विलय होते हैं और जिसकी आकृति क्रिस्टली नहीं होती, अक्रिस्टली होती है, और जो जल में क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं, जिनके स्वाद मीठे नहीं होते, उसे हम क्या बोलेंगे, अशर्करा बोलेंगे। नोट करेंगे, ध्यान से बात को नोट करेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके स्वाद मीठे नहीं होते, जिनके स्वाद मीठे नहीं होते, जो जल में अविलय या अल्प विलय होते हैं, जिनकी आकृति क्रिस्टली नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे, अशर्करा बोलेंगे। और जैसे में स्टार्च हो गया, स्टार्च देखिए C6, ऐसा दिखा रहा है, कोष्टक में लिखते हैं C6H10O5,
एन लगा देंगे। तो ये हमारा स्टार्च है, तो ये स्टार्च जो है उसे क्या बोलेंगे, अशर्करा बोलेंगे। अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ लिया। अब देखेंगे आगे कार्बोहाइड्रेट्स के जल अपघटन के प्रकार। ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स कितने भागों में बटे होते हैं। तो जल अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स 3 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। अब एक होता है, फिर दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और एक होता है तीसरा पॉलीसैकेराइड। देखिए ध्यान से, तो 3 हो गए। जल अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स 3 भागों में बटे होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं और पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। सैकेराइड का मतलब क्या हो गया, सैकेराइड बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, ये एक ग्रीक भाषा है जिसको हम सैकेराइड बोल रहे हैं। हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि हम तीनों को अलग अलग टॉपिक में बता रहे हैं। देखिए हम 3 कॉलम बना के बता रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख दिया मोनोसैकेराइड, और हमने यहाँ पे लिख दिया ओलिगोसैकेराइड, और हमने यहाँ पे लिख दिया पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों ध्यान देना कि हम मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। देखिए वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होगा, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होगा उसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे में ग्लूकोज C6H12O6। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 10 अणु देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा होती है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 10 अणु देते हैं या उससे अधिक भी अणु दे सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अब अगला पॉइंट आता है कि पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड की परिभाषा होती है, पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, तो पॉलीसैकेराइड की परिभाषा होती है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की परिभाषा होती है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देंगे, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। तो इतना बच्चों आप नोट कर लेंगे। मोनो का मतलब जल में अपघटन नहीं होगा, ओलिगो का मतलब जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 10 अणु देंगे, उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। फिर पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, वे कार्बोहाइड्रेट्स जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेकों अणु देंगे, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। अब यहां तक आपको मैंने पढ़ा दिया। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे ग्लूकोज बनाने की विधि और हेडिंग डालेंगे फ्रक्टोज बनाने की विधि। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ग्लूकोज और पढ़ेंगे फ्रक्टोज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।